फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। मैं आपका अपना दोस्त नितेश बजाज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों। आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, जो कि हमारे क्लास 12th इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि तैयारी कर रहे हैं CUET इकोनॉमिक्स की, जो कि काफ़ी मेन सब्जेक्ट है आप लोगों का दोस्तों। इसके अलावा जितने लोग PGT इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो KV का एग्ज़ाम हो, KV केंद्रीय विद्यालय का एग्ज़ाम हो, नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम हो, उसके बाद आर्मी पब्लिक स्कूल का एग्ज़ाम चल रहा है दोस्तों, इसका भी नोटिफिकेशन अभी आया है। तो सब स्कूल के एग्ज़ाम के लिए अगर आप PGT इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। शुरू करते हैं दोस्तों। इस चैप्टर के सबसे पहला सवाल आपके सामने आ चुका है। The number of people who reside in a country locality at a particular point of time is known as dash. Okay, जितने लोग दोस्तों एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर रहते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? क्या ये पॉपुलेशन रेट है, पॉपुलेशन रेशियो है, पॉपुलेशन है, नन ऑफ दीज है दोस्तों। तो इसका सही आंसर रहेगा हमारे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की डेफिनेशन ही यही है भाई, द नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज नोन एज पॉपुलेशन। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following statement is not true for a worker? वर्कर के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? A worker contributes to GDP, ये तो ट्रू है यार, सही में वर्कर कंट्रीब्यूट करता है। वर्कर में टेम्परली एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस, बीमार के चक्कर में एब्सेंट हो सकता है यार, बड़ी बात नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयज आर नॉट वर्कर, हमने तो पढ़ा था वर्कर दो तरीके होते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयज होते हैं और कुछ हायर्ड होते हैं। ये कह रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉय वर्कर नहीं होते, कुछ तो दाल में काला है। लास्ट वाला पढ़ते हैं, दोज हु हेल्प द मेन वर्कर आर ऑल्सो वर्कर। अब जैसे मिस्त्री को हेल्प करने के लिए मजदूर होता है, तो क्या वर्कर नहीं है? नहीं, वर्कर होता है यार, वो तो वर्कर होता है। इसका मतलब पक्की बात है, जो सारी काली दाल है वो पॉइंट नंबर 3 के अराउंड घूम रही है कि ये कह रहा है सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर नहीं होते। ऐसा कुछ नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी वर्कर होते हैं, इसको पता ही कुछ नहीं है। थर्ड क्वेश्चन, अ रेगुलर सैलरी वर्कर इज डैश। ओके, ऑन परमानेंट पेरोल ऑफ एम्प्लॉयर, हाँ ठीक है बिल्कुल। नॉट एंटाइटल टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, नहीं यार ऐसा कैसे हो गया? रेगुलर सैलरी वर्कर को तो सारे के सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी तो नहीं हो सकता। क्या रेगुलर सैलरी वर्कर अनस्किल्ड होता है? ना यार, वैसे अनस्किल्ड तो नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका आंसर सिर्फ ए वाला पार्ट हो सकता है दोस्तों, वो परमानेंट पे रोल पर होता है एम्प्लॉयर के, ये पक्की बात है। बाकी सब ऑप्शन तो दोस्तों गलत ही हैं। तो थर्ड का आंसर रहेगा दोस्तों हमारे पास फर्स्ट वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट ऑफ द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पर्सन इन इंडिया इज फाउंड इन डैश। ओके, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट सबसे कॉमन है, इसको हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। आप लोगों को पता है क्या होता है कि जब किसी काम को करने के लिए जितने लोग की जरूरत पड़ रही है उससे ज्यादा लोग उस काम को कर रहे हैं। मान लीजिए किसी काम को करने के लिए 5 लोग चाहिए, ठीक है, जबकि उस काम को ऑलरेडी 15 लोग कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं 15 लोग। तो इसको कहते हैं जो एक्स्ट्रा के 10 पीपल हैं, जितने भी एक्स्ट्रा 10 लोग होंगे ये सब के सब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएंगे, या डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, ध्यान रख के चलेंगे। और सबसे ज्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड दोस्तों हमारे यहाँ किसमें है? एग्रीकल्चर में। सबसे कॉमन है कि जितने लोग खेत पे काम करने के लिए चाहिए उससे ज्यादा लोग खेत पे काम कर रहे हैं। एक्स्ट्रा को हटा भी दूंगा तब भी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का एग्जाम्पल दोस्तों हमें कहाँ मिलता है? इंडिया में, खासकर एग्रीकल्चर में दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। Question number 5. Unemployment refers to people who are not willing to work, who are willing but do not get work, who leave their job in better search, who have been dismissed because of incorrect practices. भाई अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कहा जाता है, डेफिनेशन में लिखा गया है दोज हु आर एबल टू वर्क इन विलिंग टू वर्क बट डू नॉट गेट वर्क। तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है ऑप्शन नंबर 2 ही सबसे सही सी डेफिनेशन दे रहा है मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 पे दोस्तों मेरा करेक्ट रहेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट वो लोग हैं who are willing to work but do not get work, काम तो करना चाहते हैं लेकिन बेचारों को काम नहीं मिल पाता। ऐसे लोग ही दोस्तों हमें अनएम्प्लॉयमेंट कहलाते हैं या अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोसेस ऑफ मूविंग फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट टू कैजुअल वेज वर्क इज नोन एज डैश। ओके भाई, सेल्फ एम्प्लॉयड से या रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट से आप कैजुअल वेज एम्प्लॉयमेंट की तरफ आ रहे हैं, मतलब रेगुलर जॉब से आप कैजुअल जॉब्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्या ये इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है,
दोनों है या कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा कैजुअलाइजेशन है। जब कैजुअल जॉब्स का ट्रेंड बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और फॉर्मल जॉब्स का ट्रेंड डिक्लाइन हो जाता है, तो इसको दोस्तों हम लोग कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स कहते हैं। आप लोग हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, द मेजर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया कैन बी क्लासिफाइड एज डैश। ओके, मेजर कॉज अनएम्प्लॉयमेंट का क्या है? क्या ये अंडर डेवलप एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था टाइम के साथ साथ, या फिर ये रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है हमारे इंडिया की, हद से ज्यादा बढ़ रही है, इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। तो दोस्तों मुझे लगता है दोनों ही रीजन है यार, कि एग्रीकल्चर में जितना ग्रोथ होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया, ये भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरा हमारे यहाँ पॉपुलेशन तो भैया बस भगवान बचाए, हद से ज्यादा है, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है यार, रुकने का नाम ही नहीं ले रही बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 8, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स मेनली इन डैश। ओके, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि लोगों को साल के कुछ महीने काम मिल जाता है और बाकी सारे महीने, कहा जाता है कि 5 से 7 महीने काम मिल जाता है उनको, ठीक है, और बाकी टाइम वो क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं। तो ये कहाँ पर है? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में, बैंक में। दोस्तों बैंक में तो ऑब्वियसली बात है पूरा ही मिलेगा, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री में मिलेगा तो पूरा ही मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री में मिलेगा तो भी पूरा ही मिलेगा। एक एग्रीकल्चर ऐसा है जो सीजनल ऑक्यूपेशन है हमारा। सीजनल का मतलब है कि भाई आपको बताइए सोइंग सीजन आता है, फिर हार्वेस्टिंग सीजन आता है, जो बीच में जो गेस्टेशन पीरियड है, जितने टाइम में क्रॉप उगती है उतने टाइम में फार्मर के पास कुछ काम नहीं होता ज़्यादा, तो इसलिए वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है या बेरोजगार खाली होता है, उसके पास कुछ और होता नहीं काम, ऐसा कहा जाता है। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूज हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग इज नोन एज डैश। भाई अपने पैसे से ही गुजारा चलाने वाला इंसान क्या कहलाता है? क्या वो वेज एम्प्लॉयमेंट है, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है, कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है? तो भाई ये है सेल्फ। सेल्फ फाइनेंस, अपना पैसा खुद यूज कर रहा है, इसलिए ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ये आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जॉबलेस ग्रोथ लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज ऑफ डैश। ओके, जॉबलेस ग्रोथ का रीजन बताना है। लेबर रिफ्यूज टू माइग्रेट, लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव, जीडीपी ग्रोथ इज स्लो, ग्रोथ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों जॉबलेस ग्रोथ हमारी ऐसी ग्रोथ है जिसमें देश तो तरक्की कर रहा है, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। तो इसको हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ के नाम से भी जानते हैं, मतलब मशीनों से अगर हम काम कराते हैं या अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को शिफ्ट करके कैपिटल इंटेंसिव पे आ जाते हैं तो हमारे देश में जॉबलेस ग्रोथ होगी। मशीनों से काम होगा तो यार लोगों को काम मिलेगा कैसे? खुद सोचिए, देखिए ना, एक मशीन कई लोगों के हिस्से का काम कर जाती है, बहुत कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 11, द नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट। एग्जिस्टिंग वेज रेट का मतलब जो भी वेज रेट चल रहा है उस पर काम करने को तैयार है। भाई बड़े ही शरीफ लोग हैं, भोले लोग, इनको क्या कहते हैं? क्या है? पार्टिसिपेशन रेट है, लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, लेबर सप्लाई है। देखो वर्क फोर्स तो दोस्तों वो लोग हैं जिनको काम मिल गया, लेबर सप्लाई जो है वो पर्टिकुलर वेज रेट पे काम करते हैं। एग्जिस्टिंग वेज रेट पे काम करने वाले को दोस्तों हम लोग लेबर फोर्स का नाम देते हैं। ये आप ध्यान रख के चलेंगे, तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, फॉर श्योर आएगा, डेफिनेटली आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, ध्यान रख के चलना, बोलना बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, what refers to the number of people actually working and does not account for those who are willing to work। मैंने बताया ना एक्चुअली वर्किंग वाले लोग हमारे क्या कहलाते हैं, अभी मैंने बताया था एक्चुअली वर्किंग वाले लोग हमारे कहलाते हैं वर्कफोर्स। ठीक है, हमेशा ना करें, जिन लोगों को काम मिल गया वो सब के सब क्या बन जाते हैं? देश की वर्कफोर्स बन जाते हैं, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेमिडियल मेजर फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। इनमें से कौन सा रेमिडियल मेजर है अनएम्प्लॉयमेंट का दोस्तों? मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कर सकता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर सकता हूँ, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर सकता हूँ। यार ये तो पक्की बात है, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट से हो जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर तरक्की करेगा तो लोगों को काम मिल जाएगा, ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ कम होगी तो भी एटलीस्ट कम से कम अनएम्प्लॉयमेंट फ्यूचर में कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ऑल ऑफ दीज हमारा ठीक ऑप्शन है। जो अभी सेटिस्फाई नहीं हो रहे कल सेटिस्फाई हो जाएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यू टू रीसेंट एफर्ट्स ऑफ विच इंटरनेशनल बॉडी द इंडियन गवर्नमेंट इनिशिएटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। भाई किसने कहा था मॉडर्नाइज करो इनफॉर्मल सेक्टर को? वर्ल्ड बैंक ने, डब्ल्यूटीओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, या G20 ने? तो दोस्तों ये कहा था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि लेबर वेलफेयर राइट्स के लिए मेन ऑर्गेनाइजेशन है और लेबर के हक के बारे में बात करती है, काफी इंपॉर्टेंट है ILO, इसके बारे में आप लोग ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, अ सिचुएशन इन विच देयर इज एन ओवरऑल एक्सेलरेशन इन द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी, जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है, विच इज नॉट अकम्पनीड बाय कमेंसरेट एक्सपेंशन इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है।
तो इसको क्या कहते हैं, मतलब जीडीपी तो बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है या एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्या ये जॉबलेस ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ है, पीपल ग्रोथ है या नन ऑफ दिस। तो इसको कहते हैं दोस्तों हम लोग जॉबलेस ग्रोथ। नाम ही बता रहा है, people are getting या people are being jobless, still India is growing. Wow, this is called jobless growth. बढ़िया तरक्की है। क्वेश्चन नंबर 16, which of the following economic activity is not included in tertiary sector? कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो टर्जरी सेक्टर में नहीं आती, मतलब सर्विस सेक्टर में नहीं आती, ठीक है, सर्विस सेक्टर में नहीं आती, ठीक है। देखते हैं क्या ये बी कीपिंग है, बैंकिंग है, टीचिंग है, सब है। भाई टीचिंग सर्विस सेक्टर में आता है, बैंकिंग सर्विस सेक्टर में आता है। बी कीपिंग दोस्तों हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, या आप कह सकते हैं प्राइमरी एक्टिविटी है, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, और दूर दूर तक ये हमारा सर्विस सेक्टर का पार्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्गेनाइज सेक्टर प्रोवाइड वर्क टू डैश ऑफ द टोटल वर्कफोर्स। भाई जितने लोग काम करने वाले हैं उसमें से कितने प्रतिशत लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं या फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले बहुत लोग कम है, ये मात्र कहा जाता है 7 से 8% है, तो लेस देन 10% हमारा एक्यूरेट आंसर रहेगा। 10% से भी कम है यार, लेस देन 10%, काफी दुख है इस बात का। क्वेश्चन नंबर 18, एन एस्टेब्लिशमेंट विद 4 हायर वर्कर इज नोन एज डैश सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट। अगर आपके पास 4 हायर वर्कर हैं तो आपका जो सेक्टर एस्टेब्लिशमेंट है वो क्या कहलाएगा, क्या ये फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, कोई भी हो सकता है या कोई भी नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों हमारा इनफॉर्मल है, ठीक है। इसका रूल है कि अगर आपका एस्टेब्लिशमेंट 10 वर्कर से लेस है, ध्यान रख के चलेंगे, अगर ये लेस देन 10 वर्कर है तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, इनफॉर्मल। 10 से ऊपर ही ये फॉर्मल बनेगा, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, भूलेंगे बिल्कुल, रूल है 10 के बाद ही ये फॉर्मल बनेगा, उससे पहले इनफॉर्मल ही रहेगा, भूलना बिल्कुल नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग फॉर्मल सेक्टर। भाई फॉर्मल सेक्टर में या फॉर्मल सेक्टर के रिगार्डिंग कौन सा झूठी चीज है, वर्कर जो है इस सेक्टर के फॉर्मल वर्कर कहलाते हैं, हाँ ठीक है, और वो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, हाँ ठीक है। वर्कर आर नॉट एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ना यार यही बात गलत है अपना, तो फॉल्स तो यही बात हुई दोस्तों हमारी कि वर्कर को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता, मिलता है, अच्छा खासा मिलता है, फॉर्मल सेक्टर की यही तो खासियत है भाई, बढ़िया बेनिफिट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20, द एक्टिविटीज विच कॉन्ट्रीब्यूट टू जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड। मतलब सीधी सी बात है, ऐसे एक्टिविटीज जो देश की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करे उन्हें क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, दोनों, या फिर कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसी एक्टिविटी जो देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रही है और जीडीपी में, जीएनपी में काउंट हो, वो सबके सब दोस्तों हमारी इकोनॉमिक होनी चाहिए, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती, और जिनकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती उनको मैं कभी भी, जी हाँ कभी भी, नेशनल इनकम में, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में, नेट नेशनल प्रोडक्ट में काउंट कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये था हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से। स्टे ट्यून्ड टू ऑन यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। टिल देन नितेश बजाज इज साइनिंग ऑफ दोस्तों। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।